Namaste. My name is Hani Jain, and our today's topic is Hindu Rashtra, the Global Freedom Group. Hindu Rashtra is a series of conversation, and today we shall discuss the aspect of Global Freedom Group. It seems the concept of Hindu Rashtra faces the global opposition and adversaries on multiple grounds, and there seems to be the need of global coordinated response to a global challenge. We will continue our discussion on the subject with our psychoanalysis consultant, Mr. Himanshu Vaidya, and the conversation will be in a blend of English and Hindi. Namaste, sir. नमस्ते। तो सर शुरू करते हैं कि हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह का ऑपोजिशन फेस करता है ग्लोबली। ग्लोबल ऑपोजिशन को हम 3-4 अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑपोजिशन है फिलोसॉफिकल ऑपोजिशन, कि हिंदू राष्ट्र जो है वो प्लूरलिज्म के फाउंडेशन पे बेस्ड है। प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि जो मैं सोचता हूँ वो भी ठीक है, जो आप सोचते हो वो भी ठीक है, और हम दोनों शांति से रह सकते हैं without trying to convert each to the point of the other, and no violence or lure is used to annihilate any contesting point of view. to annihilate any contesting point of view. So ये जो concept है हिंदुइज्म का, ये philosophical foundation of pluralism पे based है। इसके opposition में एक सिंगुलरिज्म की पूरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट है। सिंगुलरिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि एक ही सच है, वो सच मैं जानता हूं, और दूसरा कोई भी अगर दूसरा कुछ बिलीव करता है तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उसको सही रास्ते पे ले आऊं, मेरे रास्ते पे, और अगर वो नहीं आता है तो फिर मैं उसके लिए हिंसा भी यूज कर सकता हूं। तो ये जो है ये एक एक्सक्लूसिव थॉट है, एक टोटलिटेरियन थॉट है। तो प्लूरलिज्म और सिंगुलरिज्म का जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, वहां पे पहला ऑपोजिशन और लड़ाई है कि हिंदुइज्म प्लूरलिज्म पे बेस्ड है, जबकि इफ यू लुक एट जुडाइक रिलीजन्स, अब्राहमिकल रिलीजन्स, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, एंड आल्सो द वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट्स लाइक कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म, even their environmentalism and communism, they are all based on singularism. तो अभी हो ये गया है कि वहां की जो सिटीजन्स हैं वो सिटीजन्स अपने एवरीडे लाइफ में प्लूरलिज्म पे बेस्ड जी रहे हैं, लेकिन उनकी जो बिलीफ सिस्टम्स है और उनकी जो आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट्स हैं वो सिंगुलरिज्म पे बेस्ड है। तो ये एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक द्वंद में फंसा हुआ है कि उनकी एवरीडे लाइफ और उनका एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर दोनों ही कोलाइड कर रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। और उसका रीजन ये है कि प्लूरलिज्म पे बेस्ड कोई वर्ल्ड व्यू हो सकता है, इसका उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिकॉज वो हमेशा से एक अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस में ही बड़े हुए हैं, चाहे वो सेक्युलर अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस हो जो उनके इकोनॉमिक्स में, कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म में दिखाई देता है, या रिलीजियस अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस हो जो क्रिश्चियनिटी में दिखाई देता है। तो अभी हो क्या गया है कि वहां पे सिंगुलरिज्म पे बेस्ड जो लोग हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये प्लूरलिज्म पे बेस्ड जो पूरा एक इकोसिस्टम है उसको कैसे हैंडल किया जाए, और इसलिए उनके अंदर एक मैड रेज एक्टिवेट होता है, एक ब्लाइंड ऑपोजिशन एक्टिवेट होता है जब वो द अदर को देखते हैं। ये एक तरह का एक फिलोसॉफिकल जेनोफोबिया है। तो पहला जो ऑपोजिशन हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट को मिलता है वो इस फिलोसॉफिकल जेनोफोबिया की वजह से आता है, और ये ग्लोबल है बिकॉज एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड और एंटायर मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड और इवन चाइना, बाय एंड लार्ज अगर आप देखो तो 90% ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त कोई ना कोई अब्राहमिकल थिंकिंग के ग्रिप में है।
और कलोनलिज्म ने उसको ऑलमोस्ट फैला दिया था सब जगह पे. So colonialism, because it was coming from Europe, and Europe essentially was driven at its roots by singularism, particularly after the Greek period, that has spread far and wide. So the पहला opposition जो है वो आता है philosophical opposition, जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में से और मिडल ईस्ट में से आता है, जो कि essentially singularism पे बेस्ड कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट या रिलीजियस कंस्ट्रक्ट को मानते हैं. ये पहला ऑपोजिशन. सेकंड ऑपोजिशन आता है रिलीजियस ऑपोजिशन, कि बिकॉज हिंदूज काफी तादाद में हैं और इंडिया का जो लैंडमार्क है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, इसलिए रिलीजन वाइज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब्राह्मनिकल रिलीजियंस जहां पे है वहां पे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग अपने रिलीजन को छोड़ के एग्नोस्टिक बनते जा रहे हैं. तो वहां पे जो रिलीजियस फेनेटिक्स हैं वो इस चीज को एक मार्केट शेयर की तरह देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं तो हमको कहीं और लोगों को क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट करना है. तो इसलिए they see India as an easy target, they see Hindus as a very easy target. We are like low hanging fruits for them for conversion. So second opposition आता है हिंदू राष्ट्र का रिलीजन में से, जिसमें एक तो वेटिकन का ऑपोजिशन है जो सबको क्रिश्चियन बनाना चाहता है, और दूसरा एक जिहादी कंबाइंड ऑपोजिशन है जो सबको मुस्लिम बनाना चाहता है. और जो जिहादी एजेंडा है वो है कि मोरक्को से लेके मलेशिया तक एक पूरा ग्रीन इस्लामिक बेल्ट बनाया जाए. राइट. और ये उनका एक ग्लोबल उम्मा का एक एम्बिशन है, और वो इसको एक इनएविटेबल सिविलाइजेशनल मिशन मानते हैं अपने आप में. तो वहां पे हम लोग जो है वी आर अ थॉर्न इन द फ्लैश, कि वहां से शुरू तो होता है मोरक्को से, लेकिन इंडिया पे आके वो कट जाता है इस्लामिक बेल्ट और उसके आगे जा नहीं पाता है, और फिर मलेशिया से फिर से शुरू होता है. तो वहां पे ये चाहते हैं कि पहले हिंदूज को कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके बाद जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है छोटे वाले उनको बाय फोर्स कन्वर्ट किया जाए और एक पूरा बेल्ट बनाया जाए, इस्लामिक ग्रीन बेल्ट फ्रॉम मोरक्को टू मलेशिया, एंड देन गो टू द होल वर्ल्ड. जो वेटिकन वाले हैं वो सोचते हैं कि सबको क्रिश्चियन बना दिया जाए, एंड हिंदूज एंड बुद्धिस्ट आर लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर देम, because it's difficult to convert somebody from Islam to Christianity, but very easy to convert from Buddhism or Hinduism into Christianity. So it's easy to convert somebody from a non-Abrahmanical faith into an Abrahmanical faith, but very difficult to convert anyone from one Abrahmanical faith to another Abrahmanical faith. So from their point of view, we are low-hanging fruits. So they also oppose Hindu Rashtra because it does not favor their agenda. तीसरा जो ऑपोजिशन आता है वो ऑपोजिशन आता है एक लेफ्ट लिबरल का कम्युनिस्ट ऑपोजिशन, जो एक रशिया के फॉल के बाद कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के हिसाब से तो चला गया, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग से अभी भी वो गया नहीं है. I call them leftovers. So they are not the left, they are actually leftovers. कि left ended with the collapse of Russia, USSR. After that, the leftists who are there are leftovers. कि ideology तो खत्म हो गई है, they are living with the ghost of the ideology. अब ये जो living with the ghost वाले लोग हैं, उनको actually साइकोथेरेपी की जरूरत है, कोई इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है. बट अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया उनको आज भी इंटेलेक्चुअल मान के उनको इंटेलेक्चुअली एंगेज कर रही है उनके साथ, नॉट रियलाइजिंग द पैथोलॉजी विथ विच दे आर लिविंग. तो ये जो कैटेगरी है इनका ऐसा मानना है कि इफ हिंदुइज्म इज hollowed out from inside, if India is made to fall, and if India is to fall, two things are necessary. One, the Hindu majority in India should go. It should become a contested space
where there is a 30, 35, 30 kind of a tripartite or a quadripartite division, and you can make people fight inside. And the second is Indian army should be weakened. अगर ये दो conditions fulfill होती है तो you can make India fall. And their idea is if India falls, then maybe China or some other communist country can take over directly or indirectly, and communism can come up in India and then spread to the rest of the world. तो ये एक लेफ्ट लिबरल जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनका एक थर्ड ऑपोजिशन है. और फोर्थ ऑपोजिशन आता है पॉलिटिकल, कि जो सोच की वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज डिड नॉट वांट कि कोई इतना बड़ा कंट्री जो हम लोग प्री पार्टीशन थे इतनी बड़ी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ और इतने सारे रिसोर्सेज के साथ खड़ा हो, बिकॉज इनएविटेबली वो कंट्री एक रीजनल पावर ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता. I mean, there is no way to stop such a large country with such a huge population and such mineral resources not to emerge as a power. So, उनकी जो कैलकुलेशन थी हमारे पार्टीशन के टाइम पे कि we don't want such a large power in this part of the world, so break it up by any means. तो वो कैलकुलेशन आज भी है कि everyone would like India to break up into 2-3 parts and they would like to then have influence in those smaller parts. So वो जो break India movement का जो larger political objective है वो एक है. So all the four elements are there, and the fifth element, if you believe, is that there is a constant fight of good and evil. And the forces of evil want that the Hindu Rashtra should not get created in India and not spread from here to the rest of the world. And here we are jumping the line of secular thinking, scientific thinking, into a belief thinking, where we talk about suprahuman existence of entities and march of history influenced by them. तो ये एक बिलीफ की बात हो जाती है, आप मानो या ना मानो. पर पहले चार चीजें बहुत ही ऑर्डिनरी लॉजिक पे बेस्ड है कि ये पांचों ऑपोजिशन आते हैं हिंदू राष्ट्र के ऊपर, और बाकी जो ऑपोजिशन आते हैं वो लोकल लेवल के होते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टी के सेल्फ इंटरेस्ट पे होते हैं. These are smaller things, but the larger global oppositions are from these 4 or 5 elements which are coming together. अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो 4-5 लोग हैं जो हमारे ऑपोजिशन में ये इकट्ठे हो गए. So the opposition is united, but we are not united. और वहां पे एक बात आती है कि अगर हम हिंदू राष्ट्र को प्लूरलिज्म पे बेस करते हैं तो प्लूरलिज्म इज ऑलमोस्ट अ सिनोनिम ऑफ फ्रीडम, जिसको हम प्लूरलिज्म कहते हैं. तो हम हिंदुइज्म को अगर स्पिरिचुअल प्लूरलिज्म पे बेस करते हैं कि हिंदुइज्म का बेस स्पिरिचुअल प्लूरलिज्म है, और स्पिरिचुअल प्लूरलिज्म का दूसरा मतलब होता है फ्रीडम. स्लाइट डिफरेंस है दोनों में, but there is a very large confluence. The only difference is when you talk of spiritual pluralism, you talk of sustainable freedom, whereas when you talk of only freedom in the Western context, essentially you are talking of a very young man's idea of freedom. वो 20 साल का लड़का जो कॉलेज कैंपस पे है वो उसका आइडिया है फ्रीडम का. जबकि जब हम बात करते हैं फ्रीडम की तो हम एक 55 साल के आदमी के फ्रीडम के आइडिया की बात करते हैं, जो वर्ल्डली वाइज है, जो सारे एक्सपीरियंसेस से गुजर चुका है, जो जानता है कि सस्टेनेबल कितना है और क्या है. सो आइडिया ऑफ फ्रीडम ही है, लेकिन ये 55 साल के मैच्योर आदमी का आइडिया है, वो 20 साल के कॉलेज कैंपस के लड़के का आइडिया है. और इसलिए वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिमिट्स डाली हुई है. सो ये एक बेसिक फर्क है, अदरवाइज देयर इज अ कन्फ्लुएंस. अब जब ये कन्फ्लुएंस आता है कि हिंदू राष्ट्र प्लूरलिज्म पे बेस्ड है, फ्रीडम जिसको हम कहते हैं आगे, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो भी प्लूरलिज्म पे बेस्ड है. अब देयरफॉर दोनों के बीच में एक कन्फ्लुएंस है,
और क्योंकि दोनों के बीच में एक कन्फ्लुएंस है, तो दोनों के दोस्त और दुश्मन कॉमन है। और यहां पे एक बात आती है कि फ्री वर्ल्ड की इस वक्त क्या हालत है, और क्यों फ्री वर्ल्ड इस चीज को नहीं देख पा रहा है कि हिंदू राष्ट्र और फ्रीडम ये एक्चुअली फ्रेंड्स है, एनिमीज नहीं है। तो वहां पे इसलिए होता है क्योंकि वहां की जो सोशल ओपिनियन मेकिंग है वो हाईजैक्ड है बाय द एनिमीज ऑफ हिंदू राष्ट्र, who in the name of freedom are hollowing out freedom. बट क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में नेसेसिटी देयरफॉर है कि सभी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो फॉर फ्रीडम फोर्सेस है, जो क्या देख रही है कि फ्रीडम को फ्रीडम के ही नाम पे अंदर से हॉलो आउट किया जा रहा है। और बात यहाँ पे आके अटक गई है कि आज फ्रीडम को अगर डिफेंड करना हो चाइना के सामने, नॉर्थ कोरिया के सामने या बर्मा के सामने, तो किसी के पास एक करेज या स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सेक्रीफाइस देकर फ्रीडम को डिफेंड करे। अब अगर आप फ्रीडम के लिए लड़ नहीं सकते तो आप फ्रीडम को कैसे एस्टैब्लिश करोगे? क्योंकि उसके दुश्मन तो लड़ने के लिए सेक्रीफाइस करने को रेडी है, आप रेडी नहीं हो। नाउ दिस इज अ लॉस्ट बैटल इफ नथिंग इज डन, because ultimately though the people, that group, regardless of which ideology it believes in, the group which is ready to fight and sacrifice is going to prevail. So this brings us to the idea that not only we have global opposition which needs to be faced, but we also have global friends who need to be mobilized and made collectively organized. और यहां पे बात आती है ग्लोबल एजेंडा की, कि अगर ऑपोजिशन ग्लोबल है तो उसका सॉल्यूशन भी ग्लोबल होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे इस सॉल्यूशन को ढूंढा जाए और इंप्लीमेंट किया जाए, और कैसे इस ग्लोबल ऑपोजिशन को मैनेज किया जाए। आपका ये जो ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप का आइडिया है, इस संदर्भ में हिंदू राष्ट्र से कैसे रिलेट करता है ये आइडिया? जैसे हमने बात की कि हिंदू राष्ट्र प्लुरलिज्म पे बेस्ड है, डेमोक्रेसी और फ्रीडम भी प्लुरलिज्म पे ही बेस्ड है, तो एक ही फाउंडेशन पे से दोनों तीनों चीजें आ रही है। फर्क कितना है सिर्फ कि हम जब हिंदुइज्म के अंदर फ्रीडम की बात करते हैं तो एक सस्टेनेबल, वर्ल्डली वाइज और स्पिरिचुअली एलिवेटेड फ्रीडम की बात करते हैं, जबकि यहाँ पे एक बहुत ही यूटिलिटेरियन और हेडोनिस्टिक और जुवेनाइल फ्रीडम की बात हो रही है। ये इतना ही फ्लेवर का फर्क है। तो ये एक बात है। अब जब हम देखते हैं कि वेस्टर्न आइडिया ऑफ फ्रीडम और हिंदुइज्म का आइडिया ऑफ प्लुरलिज्म के अंदर एक कन्फ्लुएंस है, एंड वी रियलाइज कि वेस्टर्न सोसाइटीज में क्या हो गया है कि आज यूक्रेन में हम देखें, नॉर्थ कोरिया में देखें, बर्मा में देखें, चाइना में देखें, जहां पे फ्रीडम का उन्होंने कचुम्बर बना के रख दिया है, पर कोई लड़ने को रेडी नहीं है, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एलीट है वो सेल्फ इंटरेस्ट में इतना डूबा हुआ है कि बिटवीन ग्रीड एंड फ्रीडम दे हैव सोल्ड आउट देयर सोल्स टू ग्रीड, और वहां पे एक शैम डेमोक्रेसी खड़ी हुई है, और वहां पे जिसको कहते हैं हॉलोइंग आउट ऑफ फ्रीडम, कि सोसाइटी अंदर से हॉलो आउट हो गई है। और उसका रीजन एक ये है कि वहां पे जिहादी स्पॉन्सर्ड लोग, वेटिकन स्पॉन्सर्ड लोग, चाइना स्पॉन्सर्ड लोग, कतार सऊदी स्पॉन्सर्ड लोग ये की पोजीशंस में बैठे हुए हैं। अमेरिकन एलीट के बिजनेस इंटरेस्ट इतने हैं चाइना में कि चाइना फ्रीडम के सामने कुछ भी कर ले, वो लोग चाइना के सामने नहीं आएंगे। अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो सेक्रीफाइस करने से इतना दूर चला गया है कि खाली फ्रीडम की लिप सर्विस रह गई है। आज बर्मा में जाके लड़ने को कोई रेडी नहीं है। हर आदमी कहता है अमेरिका में इट्स नॉट अवर वॉर, विल नॉट फाइट इट। तो ये जो एब्डिकेशन ऑफ फ्रीडम है ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरा फैल गया है। उसका एक रीजन है उसकी सोसाइटी का हॉलोइंग आउट, कि सोसाइटी के अंदर जो करेज, स्ट्रेंथ और सेक्रीफाइस की वैल्यूज थी वो खत्म हो गई है। सोसाइटी हेडोनिज्म की गुलाम बन गई है, ये एक बात है। और दूसरी बात है जो वहां की जो 4-5 मेन
एंटिटीज है सोसाइटी में, उनका मीडिया, एकेडेमिया, उनकी फिल्म इंडस्ट्री और उनका पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, ये हाईजैक्ड है बाय फोर्सेस ऑफ सिंगुलरिज्म एंड बाय फोर्सेस ऑफ प्योर ग्रीड। और ये लोग बहुत ही वेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या किया जाए इनके सामने। तो वहां पे एक बात आती है कि आज भी इस कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में, भले ही पावर स्ट्रक्चर हॉलो आउट हो गया है, भले ही ओपिनियन मेकिंग स्ट्रक्चर हॉलो आउट हो गया है, भले ही टॉप लोग सोल्ड आउट हो गए, लेकिन फिर भी आज भी एक क्रिटिकल मास है जो ये देख रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, एंड विच इज स्टिल रेडी टू बी ऑर्गेनाइज्ड, मोबिलाइज्ड एंड इज रेडी टू पे अ प्राइस टू डिफेंड फ्रीडम समवेयर। ये मास को मोबिलाइज करना है ताकि ये जो शैम डेमोक्रेसी खड़ी हुई है और एक जो कहते हैं पैक्ट विद द डेविल, तो एक हिडन पैक्ट विद द डेविल कर चुके हैं इनकी एलिट, जो कि वो फ्रीडम को मतलब वो बेच ही चुके हैं पूरा का पूरा। तो इसके सामने एक ग्लोबल मूवमेंट की जरूरत है और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसमें मैंने उसका नाम दिया है ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप। इसके दो अलग अलग वर्जन हम सोच सकते हैं। पहला वर्जन तो ये है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक और सेक्युलर गवर्नमेंट्स है वो इकट्ठी हो जाए, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीड ले और सेक्युलर और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का एक वो बनाया जाए ग्रुप, और they ultimately become something like European Union, first an economic union and then a military union, to face the forces of those opposed to freedom, the totalitarian forces, which means basically today the Chinese, the jihadis, and to some extent the Russians, the way it is emerging. ये एक बात है। सेकंड बात है कि अगर ये नहीं हो पाता है, लेट अस से कि गवर्नमेंट्स इतनी हॉलो आउट हो गई है कि दे जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मे बी बिकॉज ऑफ देयर कमर्शियल इंटरेस्ट इन चाइना और मे बी बिकॉज द चाइनीज इंटेलिजेंस हैज ब्लैकमेलिंग मटेरियल ऑन देम, व्हाटएवर बी द रीजन, वी डोंट नो। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है, then the second option of this idea is that we can create a people's transnational association. The global freedom group can be anchored by Hindu intellectuals in India, started off in India, and invite everyone across the world to become a part of it, so that we can collectively put pressure on any act which is hollowing out freedom or advancing the cause of secularism. Because आज कैसे होता है कि ये जो पूरे secularism के जो लोग collectively well connected है, they just pounce upon you at the slightest opportunity. कि आप छोटी सी गलती करो और वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छप जाएगा, जिसका कोई लेना देना नहीं होगा कि बिहार के कोई गांव में क्या हो गया, because they are so well connected कि यहाँ के जो लेफ्ट लिबरल्स है और वहां के जो लेफ्ट लिबरल्स है, they are so well connected कि किसी का भी एजेंडा कोई भी चला देता है. So that kind of a counter force in terms of a global freedom group is necessary. If government can't, then people to people group is necessary. NGOs can join in, people can join in, and then we will have a leadership which is of a short duration in every country. और इस तरह की एक ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप की नेसेसिटी है वर्ल्ड को टू डिफेंड फ्रीडम, बिकॉज गवर्नमेंट्स हैव लॉस्ट द वैल्यू सिस्टम एंड द स्ट्रेंथ टू डिफेंड फ्रीडम. वो हॉलो आउट हो चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं. सो ये एक नेसेसिटी है पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो किसी काम का रहा नहीं है. तो उसका तो ऐसा है कि जितनी जल्दी बार-बार कर दो अच्छा है, कोई मतलब का है नहीं वो. तो अगर ये सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं तो एक नए ग्रुप की जरूरत है ग्लोबल लेवल पे. सरकार का बने तो सरकार का, ना बने तो लोगों का. एक ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप which can continuously advance the cause of pluralism against singularism. और ये बहुत ही जरूरी है कि we have to base the group very clearly on this continuum,
this polarity, bipolarity. There is singularism and there is pluralism, and we are basing this group on pluralism to fight singularism in all its forms, and that includes the singularism in the area of religion. So ये एक ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप का आइडिया है, जिसको मेरे ख्याल से हमारे वक्त के हिसाब से इसकी बहुत जरूरत है दुनिया को। और ये जो ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप है उसे हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे क्रिएट किया जा सकता है? दो फॉर्मेट है, भारत सरकार क्रिएट करे और इनवाइट करे दूसरी सरकारों को जो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर है ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरलिज्म, और इसको एक मल्टी गवर्नमेंट ग्रुप की तरह चलाया जाए। अब ये कितना चलता है पता नहीं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम कहते हैं कि हॉलो आउट हो चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि सरकारों का ग्रुप बनाने के बाद भी एक पीपल्स ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप बनाने की नौबत आ जाए, पर ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर एजेंडा स्ट्रिक्ट करके किया जाए तो पॉसिबिलिटी है, और ट्राई किया जा सकता है। ना हो तो फिर लोगों का ग्रुप तो हमेशा बनाया ही जा सकता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन है कि अगर लोग, सरकार रेडी नहीं होती है या हमको लगता है कि सरकारों का ग्रुप बनाने का कोई मतलब नहीं है, देन अ पीपल्स ग्रुप, जो कि मेरा पर्सनल प्रेफरेंस तो पीपल्स ग्रुप ही है, दैट्स अ मच बेटर वर्जन ऑफ द आइडिया। कि इंटरनेट के थ्रू पहले हमारे यहाँ पे हिंदू इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे होके या हिंदू स्पिरिचुअल लीडर्स इकट्ठे होके एक ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप बनाए और लोगों को इंटरनेट के थ्रू इनवाइट करें, और फिर आप उसके एक कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो, गेट टुगेदर्स कर सकते हो, ऑफिसेस बनवा सकते हो, सब जगह पे एक एजेंडा बना सकते हो कलेक्टिव डेलिब्रेशन के थ्रू। और वो एजेंडा जो है जिसके अंदर मेरे कुछ आइडियाज है इकोनॉमिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोगों को प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पता नहीं है, बात यह है कि लोग ऑर्गेनाइज नहीं है इसलिए हेल्पलेस है। So the moment they get organized, the helplessness goes. They attain a critical strength. So my idea is, if you organize people who care for freedom, there will be an agenda both local and global, and there will be a transnational cooperation. There will be a transnational flow of ideas and people, and there will be sacrifices made for things outside of one's boundaries. And that will be the real entrenching of the defense of freedom. अगर ये आइडिया सक्सेसफुल होता है तो दुनिया का नया नक्शा कैसा होगा? We will see new unions. Let us say कि ये सक्सेसफुल होता है तो we will see a new unions, and we will see some graduated changes in the world. The first will be, we will see the establishment of first a Hindu Rashtra. We will then see creation of online, primarily online, but with some physical infrastructure kind of global freedom group of people, freedom loving people across the world. The third we can see is those countries which are marginal to the world, where the spread of ideology is easy. I am referring to small countries, I am referring to island countries, I am referring to African and South American countries, which are ideologically not hotly contested countries. So those will be the easy places for the Global Freedom Group to spread the ideology. The fourth element will be the Buddhist countries and Hindu countries across the world. The fifth element will be countries which want to go to their pre-Abrahamical past. One good example would be Iran, which appears to be a strictly Islamic country, but where there is a considerable group of people who believe कि उनका pre-Islamic past जो था was a better place to be. और अगर उनके इंटेलेक्चुअल्स की हम बात करें
most intellectuals want today, Iranian intellectuals I'm talking about, that Iran should go to their pre-Islamic past, the Zoroastrian past. So this will be the case of many countries which would like to go to their pre-Abrahamical past. So that will be the fifth, but this will be a contested space, a hardly fought space. And the last will be countries which are at the center of singularism. Countries which don't want to go to their pre-singular past. And by that we mean countries like China, Burma, North Korea, totalitarian regimes in South America and Africa, as well as strongly Islamic countries which don't want to go to their pre-Islamic past. So this will be the last stage where the battle of pluralism and singularism will be fought. So it will be a stage-wise battle, but I'm sure those on the side of singularism will very soon see the natural unfolding of the expanse of pluralism. And I'm sure that they will try their best at every stage not to allow pluralism to spread out. And one should not be surprised if very early this takes a global form of conflict. Ideological conflict, of course, but still a conflict. Not in the sense that it's not there, the conflict is already there. It has always been there for thousands of years, but a formalized global conflict. Because the moment you talk about singularism and pluralism, you are also talking of uniting all enemies of pluralism into one. At present, which may not be so united. So it's going to be a global contest, right? Mostly non-violent, hopefully so, but I don't think the complete contest can across the whole cycle be non-violent, because totalitarian forces will force violence upon this movement. किसी भी मूवमेंट को एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड चाहिए. इस मूवमेंट का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है? Philosophical foundation is pluralism, or pluralism expressing itself in various areas of life. So इसका जो एक विजन है वो तो जो ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप बनाएंगे उसके लोग तय करेंगे, बिकॉज एवरीवन विल हैव आइडियाज. बट अगर एक प्रोविजनल विजन चाहिए तो प्रोविजनल विजन ये हो सकता है कि यू हैव द स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म इन द सेंटर, कल्चरल प्लुरलिज्म where we talk of different formats of culture. So we have the family system, we have the free sex system, we have the spiritual system based upon celibacy, we have the tribal system, we may have some more systems that I call the poetic society, like the Osho commune. So these various formats of culture will coexist in synergy. So this is what we call the cultural pluralism. So at the center is spiritual pluralism, where we say freedom to believe or not to believe, and if to believe, any way one wishes to believe. Then we have the cultural pluralism. Then we have social the outer secular part of life, in which we talk about social capitalism, a capitalism which is tempered by conscience of society, and we have a specific list of what it should entail. For example, one idea can be nobody should own more than 51% of any company, or after a particular point of wealth, let us say 10,000 crores or 25,000 crores, there should be a compulsory giving back to the society. I mean, this whole reckless idea of $1 trillion being converted to $2 trillion by exploiting the society, it's a lunatic system. And tolerating that itself is a lunatic act. So we bring the idea of social capitalism, we bring the idea of holistic health, where we have allopathy, homeopathy, Ayurveda,
prani killing, all of that put together. And you can have many other areas which constitute the outermost area, the secular area, where we have pluralism in the secular space. So we look at a new environmentalism, we look at the new educational system. So we have those things which are suffused with pluralism and with spirituality in some way or the other. And of course, the ancient Indian heritage comes in very useful, very valuable in this context. So this can be one provisional vision where we have 5 pillars: spiritual pluralism, cultural pluralism, social capitalism, holistic health, and true democracy, not the sham democracy that we have. Because across the world, in every country, the democracy has degenerated into a sham democracy. And if we don't rectify it, the road will be directly to an autocratic regime. Because people will be let down, they will be fed up, and they will welcome any autocratic leader who can set right the evils of democracy. So there is no option but to save democracy by bringing in some sort of true democracy to end this facade of a sham democracy. So if we look at these 5 pillars, this can be a provisional vision of both the Hindu Rashtra and a global freedom group to start with. As we go along, I'm sure people will have many ideas and we will be able to collectively draw a vision for contemporary times. कोई भी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट में की एलिमेंट होता है लीडरशिप का. इस मूवमेंट को लीड कौन करेगा? बहुत ही मुश्किल सवाल है, बिकॉज आइडियोलॉजिकल मूवमेंट बिना लीडर के हो नहीं सकता है. और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट की लीडरशिप एक अलग चीज है, बहुत ही स्पेशल चीज है. कोई भी इसका लीडर बन नहीं सकता है. इट इज नॉट लाइक creating any political party and fighting an election. अब आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स जो होती है उसके लीडर्स 2 तरह के होते हैं. एक होता है लीडर विथ एन आइडियोलॉजी और सेकंड होता है आइडियोलॉजिकल लीडर. अब दोनों में बहुत फर्क है, कंसेप्चुअली भी, पर्सनालिटी टर्म्स में भी और दोनों के प्रैक्टिसेस में भी. लीडर विथ आइडियोलॉजी वो होता है जो खुद आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं करता है लेकिन किसी आइडियोलॉजी में विश्वास करके उसको आगे ले जाता है. आइडियोलॉजिकल लीडर वो होता है जो खुद ही आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहा है. एग्जाम्पल लीजिए लेनिन और स्टालिन. लेनिन एक आइडियोलॉजिकल लीडर है, स्टालिन लीडर विथ आइडियोलॉजी है. स्टालिन ने खुद आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं की थी. लेनिन ने और मार्क्स ने जो क्रिएट किया था, स्टालिन ने उसी को आगे लेके गया. चाइना में आप ले लीजिए माओ और डेंग. माओ आइडियोलॉजिकल लीडर है, डेंग जो थे वो लीडर विद आइडियोलॉजी थे. आप ईरान में ले लीजिए अयातुल्ला खमेनी और उसके बाद जो अभी है उनको ले लीजिए. अभी जो है लीडर खमेनी, he is a leader with the ideology, he is not an ideological leader, जबकि अयातुल्ला खमेनी himself was an ideological leader. अब फर्क ये होता है, आरएसएस के अंदर ले लीजिए फॉर एग्जांपल, गोलवालकर was an ideological leader, देवरस was a leader with an ideology, he was not an ideology generating leader. अब फर्क इसमें ये होता है कि आइडियोलॉजिकल लीडर जो होता है उसको डर नहीं होता है कि उसको कोई रिप्लेस कर देगा, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू जनरेट एन आइडियोलॉजी, इट्स अ 1 in a million टैलेंट. तो क्योंकि उसके साथ आइडियोलॉजी एसोसिएटेड है, उसको डिस्पेंस करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे आप चाइना में ले लीजिए, आज भी माओ को डिस्पेंस करना मुश्किल है. आप आरएसएस के अंदर ले लीजिए, आज भी वो गोलवालकर को डिस्पेंस नहीं कर सकते. दूसरे कोई भी सर संचालक को शायद डिस्पेंस कर भी दे, कभी गोलवालकर को नहीं कर सकते. आप ईरान को ले लीजिए, वो अयातुल्ला खमेनी को डिस्पेंस नहीं कर सकते.
उसके बाद आने वाले किसी को भी डिस्पेंस कर सकते हैं। तो ये एक फर्क होता है कि आइडियोलॉजिकल लीडर क्योंकि खुद आइडियोलॉजी जनरेट करता है, वो रिलेटिवली सेफ होता है और इसलिए उसको काफी सब चीजें नहीं करनी पड़ती जो एक लीडर विद आइडियोलॉजी को करनी पड़ती है। लीडर विद आइडियोलॉजी इज फार मोर डिस्पेंसेबल देन एन आइडियोलॉजिकल लीडर। तो जो लीडर विद आइडियोलॉजी होता है उसके अंदर वो सेफ्टी नहीं होती है जो आइडियोलॉजिकल लीडर के पास होती है। इसकी वजह से उसको काफी सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अपने आप को बचाए रखने के लिए, और काफी काम वो नहीं कर पाता क्योंकि उसको डर लगता है। उसके पास वो कैपिटल नहीं होता है, एक डेमोक्रेटिक कैपिटल की बात कर रहा हूं, उसके पास वो पॉपुलैरिटी का कैपिटल नहीं होता है जो एक आइडियोलॉजिकल लीडर के पास होता है। तो आइडियोलॉजिकल लीडर की इनविंसिबिलिटी, इंडिस्पेंसेबिलिटी, उसका पॉपुलैरिटी कैपिटल और उसकी इंडिपेंडेंस एक लीडर विद आइडियोलॉजी के पास नहीं हो सकती। और लीडर विद आइडियोलॉजी के सामने हमेशा एक नंबर 2 और नंबर 3 खड़ा ही होता है। अब ये सिचुएशन हर आइडियोलॉजिकल मूवमेंट की होती है, आज नहीं तो कल। और यही सिचुएशन यहां भी आती है कि अगर आप सिंगुलरिज्म और प्लुरलिज्म की आइडियोलॉजिकल बेसिस पे एक ग्लोबल मूवमेंट चलाते हो, सिंगुलरिज्म के सारे फोर्सेस को डिफीट करने के लिए, जिसमें अब्राहमिकल रिलीजन्स भी आ जाते हैं और कम्युनिज्म जैसी सेक्युलर आइडियोलॉजीज भी आ जाती है, तो प्रॉब्लम आता है कि अगर आइडियोलॉजिकल लीडर आपको नहीं मिलता है तो क्या लीडर विद आइडियोलॉजी इस तरह की मूवमेंट को चला सकता है? बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज इस तरह की ग्लोबल लेवल की जब मूवमेंट हो और इतने सारे पावरफुल फोर्सेस जो ग्लोबली स्प्रेड आउट हो और इतने वेल नेटवर्क्ड हो और इतने रिसोर्सफुल हो और इतने कमिटेड हो कि मरने मारने पे आ जाए, तब इस तरह की सिचुएशन में unless we find somebody very strong and lucky, it is difficult for a leader with ideology to push forward this movement. It's not impossible, but that person has to be very strong and very lucky. और जिसका पाथ इतना क्लीन हो कि उसमें से कोई ब्लैकमेलिंग मटेरियल मिले नहीं। बेस्ट ये है कि लीडर विद आइडियोलॉजी के बदले आइडियोलॉजिकल लीडर ही इसको मूवमेंट को आगे ले जाए। वो चॉइस नंबर 1 है। नहीं हो पाता है तो चॉइस नंबर 2 तो ऑफ कोर्स एक डिफॉल्ट कंडीशन है, बट चॉइस नंबर 1 ये है कि वी नीड सम आइडियोलॉजिकल लीडर who can take forward the global agenda of pluralism and defeat the forces of singularism. And we are not talking of some small force on a college campus. We are talking of forces which are entrenched in human history for thousands of years. So it's a kind of a ideological Mahabharat that we are talking about. Isme the whole world will get sucked in. And no corner of the world, be it a university or a research institution or a chamber of commerce, will remain unaffected by this cauldron. Everything will get sucked into this contest. और वहां पे we require an ideological leader ताकि ये एक stability provide करे. And not only one, we require a global ideological leader and we require a local national leader in every country who are sort of ideologically driven, not at the level of the global ideological leader, but at least half of him, so that they can drive the local agendas. तो ये एक जो एक ग्लोबल मूवमेंट की जो नीड है, डिफिकल्ट नीड है, बट इट इज वर्थ इट। एंड मुझे लगता है कि अगर लोग शुरू करें सोचना इस पे तो इसका कोई ना कोई आउटकम आएगा। मे बी बहुत ही क्लियर कट ना आए, एक जिसको कहते हैं एक क्लीन एज ना आए, बट कोई ना कोई आउटकम विद प्रैक्टिकल compromises, something will come out. And I'm sure India has the potential still to produce ideological leaders. And I believe in some parts of
the world, particularly Iran, I'm very hopeful. I see intellectuals from Iran, and I see a lot of potential that they also, so India, Iran, and in USA, I see people like Steve Bannon who are on the line. Not that they are globalized enough, but people like him, not him exactly. There is an aspect of close nationalism in him. But if you have people like him who are open globally, we can have that kind of ideological leadership. And one element that I have faith in, that once this discussion starts globally and people start intellectually churning about it, ideological leaders will be thrown up. क्या आपको लगता है ये पूरा मूवमेंट एक पीसफुल मूवमेंट होगा? Initially yes, आगे जाके no. Because जैसे सक्सेस होगा इस मूवमेंट का, जो टोटलिटेरियन फोर्सेस हैं, they will force violence upon this movement, and this movement will have no choice but to protect itself. और एक बात और भी है कि if we look at the Hindu philosophy, ये जो पूरा एक नॉन वायलेंस का जो खड़ा हुआ है, ये बहुत ही रिसेंट क्रिएशन है. ये कोई हमारे धार्मिक परंपरा में ओनली नॉन वायलेंस नहीं है. हमारी परंपरा में तो दोनों चीजें हैं, नॉन वायलेंस भी है, वायलेंस भी है. दो चीजें हैं. एक चीज ऐसी, एक स्टेटमेंट ऐसा है, एन आई फॉर एन आई मेक्स बोथ द पीपल ब्लाइंड, जो अपनी जगह पे सही है. और दूसरा स्टेटमेंट है, द ओनली आंसर टू बार्बेरिज्म इज इनफाइनाइट बार्बेरिज्म. ये भी अपनी जगह पे सही है. डिपेंड करता है कि कौन से कंटेक्स्ट में आप ऑपरेट कर रहे हो. अगर आप सिविलाइज्ड कंटेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हो तो नॉन वायलेंस इज एन आइडियल, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन आप अगर एक वायलेंट ब्रूटल कंटेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हो, एक टोटलिटेरियन फोर्स के सामने ऑपरेट कर रहे हो, जहां पे आउटकम इज अ जीरो सम गेम, मैं नहीं या तू नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में नॉन वायलेंस इज नॉट पॉसिबल, नाइदर पॉसिबल नॉर आइडियल, इट इज स्टुपिडिटी. और हथियार बिना की लड़ाई जो है वो मूर्खता है. तो वो जो चीज है कि जहां लड़ाई इनएविटेबल है वहां न लड़ना, और जहां लड़ना हो वहां तैयारी के बिना लड़ना, दोनों ही मूर्खता है. तो ये जो कंडीशन है वर्ल्ड की, वी आर पुट इन अ रियलिटी वेयर वी डोंट हैव अ चॉइस ऑफ एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस. सो इसलिए this movement not only has to factor in the totalitarian responses to this movement, but be prepared for a struggle which can turn violent in the long run, not in the short run, and one has to be prepared for it. There is no point in fighting a battle unprepared. But we have to be clear that we are talking of a transnational thing. We are talking of a kind of grouping which we have not seen in the world before. This kind of thing, an approximation of this on the side of singularism, we saw in the Cold War, a global coming together of the communist forces. Or we see a global coming together of the jihadi forces. But we have never seen global coming together of forces of pluralism. That's the first time in history we are seeing it. So, obviously, when you are doing it for the first time, there will be setbacks, there will be failures, there will be learning on the way, there will be a stumbling down. But this human inevitable experience is discounted, factored in, prepared for. I see no reason why this movement cannot prepare itself for both peace and violence. ग्लोबल फ्रीडम ग्रुप के फर्स्ट 5 एक्शन पॉइंट्स को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? I would say the first would be to articulate the idea of pluralism versus singularism and globally get into a debate on it. Second would be establishment of a Hindu Rashtra in India, which can be the fulcrum of this global movement. And we can use the resources and power of the state in
India then constitutionally, post a referendum of course, to anchor and power this movement across the world. Third would be to spread out pluralism in uncontested spaces wherever we can. Fourth would be to really take on the forces of singularism in the developed world, the so-called free countries. So we have to take up the enemies of freedom in free countries who are hollowing out freedom from inside in the name of freedom. And fifth would be to take it to take the struggle to where it will be most difficult, the fortresses of singularism, be it communist countries, be it jihadi countries, be it countries like Myanmar or North Korea. These are like fortresses of singularism. The worst form of singularism is the form of autocracy. So if we do this 5, slowly and gradually, I think it will spread out. And the point is, I think to start is the real thing. And once we start, I'm sure it will gain a momentum of its own by the sheer power of the idea and the fact that it's an idea whose time has come. So we go back to our ancient saying that no power on earth can stop an idea when the time for it has come. I believe this is an idea, time for which has come. And ultimately no power on earth can stop, but powers on earth can definitely stop for some time. And that time is the time you are in the struggle and you are not victorious. So I would say these 5 points can be the action agenda points for which encompass first a global debate on pluralism and singularism, 2 Hindu Rashtra, and then global freedom group and onwards the global struggle. जब हम एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या हम पास्ट को रिक्रिएट कर रहे हैं या हम कुछ नया बना रहे हैं? नया बना रहे हैं. श्री अरविंदो ने बहुत अच्छी बात कही थी. उन्होंने कहा था we belong not to the dawns of the past but to the noons of the future. तो वो एक सही बात है कि you can never recreate the past exactly as it is. It's neither possible nor desirable. But the best of the past will definitely integrate into the present. So we are trying to recreate something new, and in that recreation, we are taking the philosophical foundations, we are taking the wisdom of the past, we are taking a proven model of the past, we are taking learning from it, we are taking tried and tested practices, because we don't want to reinvent the wheel. But essentially, we are creating something new. और यहाँ पे we have to be careful, because what happens in this kind of ideological movements is, because during the ideological movement we cherish something valuable of the past, there is a tendency of the human mind to find the easy way out and regress to the past. Now revisiting the past and integrating the best of the past into the present is one thing. Regressing into the past and getting fixated, there is quite another. Okay. Now that is what the jihadis would do. So the moment we say pluralism, obviously we cannot be talking about one model. We cannot be talking about going to one idea and being fixated there. So we are definitely recreating something for the contemporary and future world. We are taking the good of the past, but there is no idea of recreating the past exactly as it was. क्या ये प्रयोग एक और फेल एक्सपेरिमेंट तो नहीं प्रूव होगा ह्यूमन हिस्ट्री में? हो सकता है, लेकिन चॉइस यहाँ पे आती है कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट रिजल्ट तो हमको सबको पता है. कुछ करेंगे तो 50% चांस है सक्सेस का, 50% फेलियर का. कुछ नहीं करेंगे
तो 100% फेलियर गारंटेड है। जब इस तरह की चॉइसेस हमारे सामने हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। और अगर हमको लगता है कि कोई चीज वेल थॉट आउट है, कोई चीज कन्विंसिंग है, हमारे आज के समय में जब एक विजन का क्राइसिस है कि कोई एक फिलोसॉफिकल विजन नहीं बना पा रहा है फ्यूचर के लिए, बिकॉज जितने विजन्स बनाए वो सब फेल होके पास्ट में चले गए, और वर्ल्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जब भी लोग सोचते हैं विजन के बारे में तो वही चीजें आती है जो पास्ट में लोगों के दिमाग में आई थी, नई कोई बात आ नहीं रही है। तो ऐसे समय में जब विजन का क्राइसिस है, अगर हम एक प्रोविजनल विजन लेके चलते हैं या एक विजन जनरेट करने की कोशिश करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल वे में, और उसके बेसिस पे एक प्लूरलिस्टिक फ्रीडम ओरिएंटेड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो प्रेजेंट के मिस्टेक्स को खत्म करने की कोशिश करें या प्रेजेंट की लिमिटेशंस को ओवरकम करने की कोशिश करें प्रैक्टिकल रास्ते से। हम कोई उटोपियन बात नहीं कर रहे हैं जैसे कम्युनिस्ट लोग किया करते थे। तो जब एक प्रैक्टिकल ओपन वर्ल्डली वाइज और उसी साथ में एक नोबल विजन क्रिएट करने की डिजायर हो और उसको लेके अगर हम आगे चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक वेल थॉट आउट और वेल इंटेंडेड विजन अगर हम क्रिएट कर पाते हैं और एक प्रोविजनल विजन हमारे पास ऑलरेडी है, तो उस रास्ते पे जरूर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ न करने की प्राइस कुछ करके फेल होने की प्राइस से बहुत बड़ी है। तो ये सोच के भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर ये बात आती है कि क्या ये परफेक्ट सॉल्यूशन है? सपोज कि हम सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा? अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, कि हमको जो लगा था सही है हमने किया, नहीं सक्सेसफुल हो पाए तो कोई बात नहीं, एक बात है। अगर सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा? क्या सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे? क्या ये विजन हमेशा के लिए रहेगा? ऑब्वियसली नो। इफ यू लुक एट ह्यूमन हिस्ट्री, nature does not like a plateau. It always likes the crest and the trough. एक वेव फॉर्म में ह्यूमन अफेयर्स चलते रहते हैं हर एरिया में। नेचर उस तरह से नहीं चाहता है कि हम स्ट्रगल करके प्लेटू पे पहुंचे और फिर हमेशा के लिए वही रहे आराम से, हैप्पी फॉर एवर हियर आफ्टर। तो नेचर को ये पसंद नहीं है हैप्पी फॉर एवर हियर आफ्टर। नेचर इस प्लेनेट को हमेशा ही एक स्ट्रगल की जगह बनाए रखना चाहता है। वो इस प्लेनेट की कंडीशन का एक इटर्नल ट्रूथ है। तो ऑब्वियसली दो चीजें हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं इस विजन में या इस विजन में से डिराइव्ड कोई विजन में, वर्ल्ड विल बी अ फार बेटर प्लेस देन इट इज टुडे। Will all problems end? No, but there will be fewer problems than there are today. Second, will this attainment stay forever? No, it will stay for some time and then decay will set in because of human weaknesses and human corruption. So just as all systems in the past have ultimately collapsed, this also will see a collapse, but this will see a collapse after many decades. And in the meanwhile, many good things would have happened to this world and much of the goodness will prevail forever, if not all of it. So there, on the whole, it will leave behind enduring additions. It will leave behind temporal additions. And on the whole, it is a profitable exercise to do. It's a very profitable endeavor to do. Yes. Thank you so much, sir. It was a pleasure to explore an interesting and controversial topic. Namaste. Namaste.